Okay, good morning students. Today we will discuss about the magnetic field intensity due to the current carrying wire. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? The magnetic field फाइंड आउट करनी है. ठीक है, the magnetic field due to current carrying circular wire. मतलब एक सर्कुलर वायर है हमारे पास, उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, लेकिन उसकी लेंथ कैसी होगी? इनफाइनाइट लेंथ होगी. तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये सिलिंड्रिकल टाइप का किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इस पेन को देखो, अगर ये मार्कर देखते हैं तो मार्कर जो शेप जो है इसकी किस तरीके से है? सिलिंड्रिकल है. तो उसी तरह से अगर हम वायर कंसीडर करते हैं तो उसकी शेप भी कैसी होगी? सिलिंड्रिकल शेप होगी. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज राइट इट हियर एज अ सिलिंड्रिकल वायर. ठीक है, ऑफ रेडियस. रेडियस कितना लिया हुआ है सिलिंड्रिकल वायर का? 1 किलोमीटर लिया हुआ है. ठीक है, अब देखो केस 1 में हम लोगों ने स्टडी क्या करना है? तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर. ठीक है, पहला केस हम लोगों ने करना है कि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कहां? इस वायर के आउटसाइड में. ठीक है, तो मैंने किया, एक पॉइंट ऑब्जर्व कर लिया, P1 पॉइंट मान लिया मैंने इसको. ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ R. कहां से? ये सेंटर लाइन जो है इस सिलिंड्रिकल वायर की, जो सेंटर लाइन होगी, वहां से R डिस्टेंस पर P पॉइंट के ऊपर मेरे को भी फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखो हमने इसमें एम्पियर का लॉ यूज करना है, तो एम्पियर लॉ ने क्या बोला हुआ था कि एम्पियरन लूप कंसीडर कर लो. तो मैंने क्या किया, इसी R डिस्टेंस के ऊपर एक एम्पियरन लूप कंसीडर कर लिया. ये जो मैं टोटल लाइन में सर्कल बनाया हुआ है, दैट विल रिप्रेजेंट एज द एम्पियरन लूप. किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम्पियरन लूप को कंसीडर करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो एम्पियरन लूप ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू द एम्पियर लॉ क्या बोला गया था? इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट dl विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स I. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल का यूज करता हूं, देखो करंट की डायरेक्शन में अगर मैंने थंब को पॉइंट किया तो ये फिंगर्स जो है मेरी, ये 4 फिंगर्स जो है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी. तो मैग्नेटिक फील्ड जो वो बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही है और इस पॉइंट से वो बाहर की तरफ आ रही होगी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ. ठीक है, ये एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है? dl. और इसी एलिमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो उसी ही डायरेक्शन में होगी. बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, इंटीग्रल ऑफ द V dl. तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, जब स्केलर प्रोडक्ट का यूज करते थे तो डॉट प्रोडक्ट आते तो कौन सा एंगल यूज करते हैं? वो कांस्टेंट क्या होता है? cos ऑफ थीटा होता है. तो दैट कैन बी रिटन एज cos ऑफ थीटा, सिंस थीटा इज इक्वल टू, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसी दोनों की? एक जैसी है, सेम है. तो सेम डायरेक्शन के लिए एंगल कितना यूज किया जाता है? 0 डिग्री का. तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1. सो हियर वी विल गेट B dl will be equivalent to the mu naught of I. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोगों को कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो B को मैं बाहर निकालता हूँ, जो चीज मुझे कैलकुलेट करनी है, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लेंथ विल बी इक्विवेलेंट टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I. अब इंटीग्रल ऑफ द लेंथ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एम्पियर लूप के ऊपर जो छोटा सा एलिमेंट बना हुआ है, तो ये पूरा लूप एक छोटे एलिमेंट की ही कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. ठीक है, तो ये dl किसके बराबर होगा? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो दैट कैन बी रिटन एज 2 पाई, और रेडियस कितना है यहां से लेके यहां तक? r के इक्विवेलेंट है, तो इट विल कम्स आउट टू बी म्यू नॉट ऑफ टाइम्स I. ठीक है, ऑन अरेंजिंग दिस इक्वेशन, सो मैग्नेटिक फील्ड विल कम्स आउट टू बी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r into I. दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर. ठीक है, यहां से यहां पर इस पॉइंट P1 पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द दिस. अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे कि B जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r. ठीक है, यानी कि R से इनवर्स रिलेशन में आ रहा है. इसका मतलब क्या होगा? जब करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाते जाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है एकदम से डाउन होती चली जाएगी. ठीक है, ओके, केस 2 में हम क्या करेंगे? अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है केस 2 में, बट कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर. यानी कि आप हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये P1 जो पॉइंट था, ये शिफ्ट कहां पे हो रहा है? यहां पर, इस सरफेस के ऊपर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो यहाँ पे देखो चेंज क्या आया? चेंज कुछ नहीं आया, सिंपल एक चेंज किया. क्या?
पहले ये सेंटर से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस जो थी वो r के बराबर थी, लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया तो ये किसके बराबर हो रही है, a के बराबर। दैट मींस द रेडियस ऑफ द वायर, जो वायर हमारे पास उसके रेडियस के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल r इज इक्वल टू द a, यानी कि r जो होगा किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू a I, ठीक है। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। ओके, केस थर्ड में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सा केस आ रहा है हमारे पास, केस थर्ड। तो हम लोगों ने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कहां पे, इनसाइड द वायर। अब देखो मैं वायर के अंदर चला गया तो मैंने यहाँ पे ये P2 पॉइंट कंसीडर कर लिया है। यहाँ पे एक छोटा सा एम्पियर लूप भी माना हुआ है, किसके रेडियस पर, r रेडियस पर ही माना हुआ है। तो P2 मैंने इसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अब मुझे इनसाइड द वायर, ये पूरी की पूरी वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर जाकर के ये P2 पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सिंस आप लोगों को पता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में पढ़ा हुआ कि करंट जो होता है, करंट डेंसिटी जो होती है, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। करंट जो हमारे पास फ्लो करता है किसी भी वायर के ऊपर, दैट इज नॉट फ्लो इनसाइड द वायर, वायर के अंदर फ्लो नहीं करेगा, दैट इज रॉन्ग। It is flow over the surface of the wire. तो that means करंट जो है वायर के अंदर कितनी हुई, 0 के बराबर हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन B dl cos of theta, एम्पियर्स लॉ यूज कर रहे हैं, म्यू नॉट ऑफ I। अब I की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, 0 के बराबर हो गई है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी है इनसाइड द वायर, दैट विल बी इक्वल टू द 0। किसके इक्वल आ रहा है ये, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, that will be equivalent to the 0, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हमने कंसीडर किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, तो इनसाइड द वायर हमने मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्विवेलेंट निकाल दी, 0 के इक्विवेलेंट निकाल दी। अगर यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि करंट जो है वो पूरी की पूरी इस कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हम ये नहीं मान रहे हैं कि करंट जो है इसके सरफेस पर है, ठीक है। हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि करंट जो पूरे के पूरे इस कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तब हमारे पास बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, यहाँ पे P2 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इफ द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द एरिया ऑफ अ क्लोज सेक्शन, तो देखो यहाँ पे इस पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके कितने एरिया के अंदर कर रहा है फ्लो, दैट विल बी पाई r स्क्वायर, द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। करंट जो फ्लो कर रहा है, नेट करंट जो फ्लो कर रहा है, दैट विल बी अंडर द एरिया ऑफ द पाई a स्क्वायर, क्योंकि a जो है हमारे पास द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेडियस हमने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि ये जो हम हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन जो एम्पिरिकल लूप है, ये छोटा सा सर्कल जो है जिसका रेडियस r है, इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर हमने एक चीज कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम इजीली फिर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम इजीली किस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास एनक्लोज्ड है, ई जो हम कर लेते हैं एनक्लोज्ड के लिए, एनक्लोज्ड एरिया ऑफ दिस एम्पिरिकल लूप इनसाइड द वायर। तो इसको हम मान लेते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितने रेडियस के एरिया के अंदर फ्लो कर रहा है, पाई r स्क्वायर। तो मुझे इस एनक्लोज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इनक्लोज की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, कैसे, i e जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखा, टू दैट ऑफ द i विल बी इक्वल टू द पाई r स्क्वायर अपॉन पाई a स्क्वायर। तो पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास, तो अल्टीमेटली आई विल गेट i e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि टोटल करंट जो फ्लो करेगा इस छोटे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर, तो वो कितना होगा, दैट इज r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू i। ये निकाल लिया मैंने करंट, ठीक है। समझाइए बात, ये करंट कहां से निकाला, कौन सा करंट है ये, जो इस छोटे से एम्पिरिकल लूप के अंदर फ्लो कर रहा है, यहां से फ्लो करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जो आई करंट हम मान रहे थे, आई करंट जो हमारे पास, ये जो आई करंट है ये पूरी के पूरी इस रेडियस के ऊपर फ्लो कर रहा है, इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब हमने इतना सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया तो इसके अंदर हमारे पास कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे पास P पॉइंट के ऊपर क्या होगा, P2 पॉइंट के ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरी की पूरी कंडक्टर की वजह से नहीं बनेगी, इस छोटा सा जो एम्पिरिकल लूप है इसके अंदर कितना करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पे,
ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एम्पियरन लूप को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एम्पियरन लॉ को अप्लाई कर देते हैं। तो एम्पियरन लॉ क्या बोलता है हमारे पास, इंटीग्रल ओवर द v डॉट dl will be equivalent to the mu naught of times the current flow in that conductor। अब यहाँ पे इस सेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा था, IE करंट फ्लो कर रहा है इनक्लोज्ड एरिया के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे v डॉट dl को सोल्व करके हमारे पास बनेगा v dl सिंपल cos ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट और IE की वैल्यू किसके बराबर है, r स्क्वायर I अपॉन a स्क्वायर के इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो ओवर ए क्लोज्ड पाथ, तो b को मैंने बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी इक्विवेलेंट टू द म्यू नॉट r स्क्वायर I अपॉन a स्क्वायर बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या मतलब होता है, मतलब पूरे के पूरे लूप का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, तो लूप का इंटीग्रेशन किसके इक्विवेलेंट आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 2 पाई r के इक्विवेलेंट बन जाएगा, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द म्यू नॉट r स्क्वायर I अपॉन a स्क्वायर, ये बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो अल्टीमेटली वी गेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, b को यहीं पर रहने दिया, बाकी पैरामीटर दूसरी तरफ ले गए, ये बन जाएगा म्यू नॉट r स्क्वायर I अपॉन, देखो यहाँ पे 2 पाई r नीचे आ गया, 2 पाई r इंटू a स्क्वायर, एक r के साथ एक r कैंसल आउट हो गया, तो वी विल गेट b इज इक्वल टू म्यू नॉट r इंटू I अपॉन 2 पाई a square, which is the magnetic field inside the current carrying conductor when we consider the current is uniformly distributed over this conductor। ठीक है, तो this one is the magnetic field। If you observe this formula, you see here the magnetic field inside the conductor depends upon the radius, which is direct in relation। That means जैसे जैसे आप रेडियस को इंक्रीज करते जाओगे, मतलब यहाँ से सेंटर से बाहर की तरफ निकलते जाओगे, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो वो इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा हमने दो डिपेंडेंस पढ़ी मैग्नेटिक फील्ड की ऑन द रेडियस। ठीक है, मतलब सेपरेशन जो हमारे पास यहाँ पे ये r जो है उसकी दो डिपेंडेंस पढ़ी। पहला डिपेंडेंस हमने पढ़ी कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r फॉर आउटसाइड, किसके लिए, आउटसाइड के लिए, एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r फॉर इनसाइड। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो ग्राफ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस द सेपरेशंस विल बी लाइक दैट। ये हमारे पास इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ, ये हमारे पास r आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सेंटर में r, और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। देखो जब आप मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में थे, एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर खड़े हो जाते हो अगर आप सेंटर पे, तो सेंटर पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी, 0 थी। लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर से थोड़ा सा आगे की तरफ चलते जाओगे, बाहर की तरफ निकलते जाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे इफेक्ट कर रही है, डायरेक्ट रिलेशन में आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉलो होगी टिल कहां तक, व्हेन r विल बी इक्वल टू द a, जब r किसके इक्वल हो जाएगा, a, ये जो होगा r लेस देन a। ठीक है, r जो होगा वो छोटा होगा लेस देन a, जब r a के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सरफेस पर आ गए हो, तो सरफेस पर हमने निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड, सेम वही निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम होगी इस a सरफेस के ऊपर, ये a पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, सरफेस, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, देखो अब इस पॉइंट से यहां तक पहुंच के मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन जैसे हम बाहर की तरफ निकले तो हमारे पास देखो रिलेशन किस तरीके से आ रहा था, 1/r करके, मतलब जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो कैसे ये कम होती जा रही है, इन दिस वे, इस तरीके से ये कम होती चली जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो बनेगी, ये बनेगी इस तरह से ग्राफ आएगा ये। ठीक है, इस तरह से ये आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। तो ये जो ग्राफ है b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r के लिए है, और ये b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r के लिए बनेगा ये ग्राफ। ठीक है, तो दिस वन इज द ग्राफ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर और इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, एज वेल इनसाइड एज वेल एज द आउटसाइड, ये होगा r इज ग्रेटर देन दैट ऑफ a। ठीक है,